The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बात की थी कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स एक बहुत अच्छा चैप्टर है जहां पर आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री का यूज़ कर थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को कैलकुलेट करने वाले हो। मैंने आपसे वहां पर कहा था कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपके पास वेरियस एनर्जी लेवल्स होते हैं और उस एनर्जी लेवल्स के अंदर हमारे पार्टिकल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उनके बेसिस के ऊपर भी आप लोग थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। अब वो मॉलिक्यूल्स, वो पार्टिकल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनका फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कितने टाइप के पार्टिकल होते हैं, कैसे वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उन सब की बात करने वाले हैं आज ही क्लास के अंदर। कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपसे प्रीवियस ईयरली CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर या फिर आपके TIFR एग्जाम के अंदर आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ अकेडमी। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि आखिर क्यों आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हो या फिर क्या आप लोग इस चीज़ के अंदर करते हो। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप लोग मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर जाकर चीज़ों को पढ़ोगे और वहाँ से क्वांटम केमिस्ट्री को और थर्मोडायनामिक्स को एक दूसरे से क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। इसका मतलब आप लोग थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को डिटरमाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। और पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, आप लोगों के पास एनर्जी लेवल्स थे। इसका मतलब आप लोग एनर्जी लेवल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या फिर वो किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप लोग थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को कैलकुलेट करने वाले हो। थर्मोडायनामिक एंटिटीज से मेरा मतलब है आप लोग प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, टेम्परेचर, Hg, Au, Cp, Cv, Q, W या फिर इन्हीं सब चीज़ों की आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशंस करने वाले हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का ये पूरा कोर्स देखना पड़ेगा कि आखिर कैसे आप लोग एनर्जी लेवल्स की हेल्प से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को कैलकुलेट करने वाले हो। तो लास्ट लेक्चर उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिर क्या आप लोग यहाँ पर कर रहे हो। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग अपने उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, कुछ बेसिक बातें और करेंगे और कुछ फॉर्मूलेज की स्टडी करेंगे कि आखिर कैसे आप लोग एनर्जी लेवल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, कितने उसके नंबर ऑफ वेज हैं, उनके कुछ फॉर्मूलेज को देखेंगे और उस फॉर्मूले के ऊपर आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो या फिर आपका TIFR का एग्जाम हो। और इस पार्ट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से करना, और टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं है, 9-10 लेक्चर के अंदर आपका पूरा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स जितना आपके सिलेबस के अंदर है उतना आपका कवर हो जाएगा। तो आज ही क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स वी जनरली डिटरमाइन मोलर प्रॉपर्टीज बाय स्टडिंग एट मोलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल। इसकी बात मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं और थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को निकालने में यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं, यानी कि हम लोग मोलर एंटिटीज़ को निकालने में इंटरेस्टेड हैं। मोलर प्रॉपर्टीज़ का हम लोग कहाँ पर निकालते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर निकालते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडीज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर इन वेरियस एनर्जी लेवल्स। अब आपको पता है कि आपके पास बहुत टाइप के एनर्जी लेवल्स हैं। एनर्जी लेवल के काफ़ी सारे आपके पास लेवल्स हो सकते हैं कि आपका ग्राउंड स्टेट के अंदर है, एक्साइटेड में है, फर्स्ट एक्साइटेड के अंदर है। तो इस तरीके से आपके पास वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं। अब उस एनर्जी लेवल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज है उसके हिसाब से आप लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हो, थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को कैलकुलेट करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग किन तरीकों से उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी लेवल के अंदर क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। सो वी शुड नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अमंग वेरियस एनर्जी लेवल्स। किस एनर्जी लेवल के अंदर आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं या फिर किस मॉलिक्यूल की, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर पाए जाने की संभावना, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमें वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर आपके पास पार्टिकल्स कितने टाइप के हो सकते हैं जिनको आप लोग अरेंज करने वाले हो वेरियस एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो बेसिकली आपके पास दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल और दूसरा होता है आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल आपके पास पार्टिकल होता है।
अब आपके पास दोनों ही टाइप के जो पार्टिकल हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल भी होते हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास 1 मोल वाटर होगा तो उस 1 मोल वाटर के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर के मोलिक्यूल्स होंगे, और वो सारे के सारे मोलिक्यूल्स क्या होंगे, आपके पास आइडेंटिकल होंगे। जैसे कि अगर आपके पास 1 मोल पानी है तो उसके अंदर ये आपके पास एक मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा और बाकी सारे मोलिक्यूल्स का भी यही स्ट्रक्चर होगा। जितने भी आपके पास वाटर के मोलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब आइडेंटिकल होके वो डिस्टिंग्विशेबल भी हो सकते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल भी हो सकते हैं। वो कैसे होंगे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 2 बॉल हैं और दोनों बॉल का साइज़ क्या है, एकदम सेम साइज़ है इनका, एकदम सेम इनका क्या है, वॉल्यूम है। यानी कि दोनों जो आपके पास जो बॉल हैं वो एकदम कैसी है, आइडेंटिकल है। उनका मास सेम, वॉल्यूम सेम, उनकी डेंसिटी सेम, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। अगर इन दोनों बॉल का कलर आपके पास सिर्फ रेड होगा, मान लीजिए ये बॉल भी आपकी रेड कलर की है और ये बॉल भी आपकी कैसी है, रेड कलर की है, तो आप लोग इनको डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते, आप लोग इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। दोनों की दोनों बॉल आपके पास कैसी हैं, एकदम सेम है, इनका कलर भी सेम है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। तो इन टाइप के मॉलिक्यूल्स को आप लोग क्या कहते हो, इनडिस्टिंग्विशेबल कहते हो, जो जिनको आप लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जिनको आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अभी दोनों पार्टिकल क्या हैं, आपके पास आइडेंटिकल है। मान लीजिए कि आप में इनमें से किसी एक बॉल कलर को, रेड की जगह आपके पास कैसे कलर की बॉल है, आपके पास ग्रीन कलर की आपके पास बॉल है। अगर आपके पास एक बॉल ग्रीन कलर की होगी और दूसरी बॉल आपके पास रेड कलर की होगी, प्रॉपर्टी सारी सेम है, मास यहाँ भी सेम, वॉल्यूम यहाँ भी सेम, डेंसिटी यहाँ भी सेम, सब कुछ इनका क्या है, सेम है, लेकिन इनका सिर्फ कलर अलग अलग है। तो आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर आप लोग इनको क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। लेकिन दोनों की दोनों बॉल आपके पास कैसी है, आइडेंटिकल है, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडेंटिकल जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, उनको आप लोग 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। या तो आपके पास वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे या फिर आपके पास क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। इसको समझने के लिए मान लीजिए आपका जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, एक पाइप है आपके पास, इस पाइप के अंदर क्या है, आपके वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो कर रहे हैं। अब जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बाउंड्री के अंदर होंगे, ये धीरे ट्रैवल कर रहे होंगे, इनकी स्पीड क्या होगी, धीरे होगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ सेंटर के अंदर होंगे, इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, आपके पास फास्ट स्पीड होगी। और जो आपके पास बाउंड्रीज के ऊपर होंगे, इनकी कैसी होगी, आपके पास स्लो स्पीड होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड आप लोग यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर भी गुच्छे बना सकते हो कि आपके पास जो ये मॉलिक्यूल है, इन टाइप के मॉलिक्यूल्स को आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही स्पीड में मूव कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड आप इनको यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग एक मॉलिक्यूल इस बंच का लोगे और एक मॉलिक्यूल आप लोग इस बंच का लोगे, तो अब आप लोग इन्हें क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यानी कि आइडेंटिकल होके भी आप लोग मॉलिक्यूल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इसीलिए आप पार्टिकल्स को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एक आपके पास होता है डिस्टिंग्विशेबल और दूसरा आपके पास कैसा होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। अब आपके पास 3 फॉर्मूले आएंगे डिस्टिंग्विशेबल के, 2 फॉर्मूले आएंगे आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल के, और आपको सिर्फ इन 5 फॉर्मूले को याद करना है। फॉर्मूले बहुत ईजी हैं, उसके अंदर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले को याद कर लो और इस फॉर्मूले के ऊपर, इन जो 5 फॉर्मूले जो आप लोग पढ़ने वाले हो, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आपके नेट के अंदर भी आते हैं, गेट के अंदर भी आते हैं और आपके टीफर एग्जाम के अंदर भी आपके यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्या फॉर्मूले हैं, उन सब चीज़ों की डिस्कस करते हैं। तो अभी आपके पढ़ा कि आपके पास मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होकर भी डिस्टिंग्विशेबल भी हो सकते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल भी हो सकते हैं। अगर आपके मॉलिक्यूल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, जनरली जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स बोलते हो। लेकिन जो आपके पास फर्मियोन है, जो आपके पास बोसोन है, इनको आप क्या बोलते हो, इनडिस्टिंग्विशेबल बोलते हो। फर्मियोन्स क्या होता है, बोसोन क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही पढ़ने वाले हो और क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ने वाले हो। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, ये जो आप लोग ये भी फॉर्मूले पढ़ने वाले हो, उन फॉर्मूले के बेस के ऊपर आपको जो भी क्वेश्चन देगा, उसके अंदर वो क्वेश्चन के अंदर ही आपको मेंशन करके देगा कि आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास क्या फर्मियोन्स हैं, आपके पास क्या बोसोन्स हैं। तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे देगा कि आपके मॉलिक्यूल कैसे हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास फर्मियोन्स गिवन है, इसका मतलब आप लोग इनडिस्टिंग्विशेबल के अंडर जितने भी फॉर्मूले पढ़ोगे, आप लोग सिर्फ उन्हीं फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बोसोन होगा तो आप लोग इनडिस्टिंग्विशेबल वाले फॉर्मूले को ही अप्लाई करोगे। लेकिन अगर उसने गैसियस मॉलिक्यूल दे दिया, उस केस के अंदर आप लोग क्या करोगे, डिस्टिंग्विशेबल वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। कभी कभी तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देता है कि जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं भी या फिर डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। तो वहां से आपको क्लियरली हिंट मिल जाएगा कि आपको कौन से फॉर्मूले को यूज करना है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस होंगे। और सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस वहां पर आप देखने वाले हो। अब फॉर्मूले हमें क्यों पढ़ने, फॉर्मूले के अंदर आप लोग
क्या निकालने वाले हो वो इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को चेक करना है कि आपके जो वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको इस चीज़ का फॉर्मूला पढ़ना है कि आप कितने तरीकों से अपने मॉलिक्यूल्स को या फिर अपने पार्टिकल्स को वेरियस एनर्जी लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उनके लिए आपको फॉर्मूले को याद करना है। पहला कंसेप्ट है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का। इसके बाद आप लोग पार्टीशन फंक्शन को पढ़ोगे और पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से आप लोग थर्मोडायनामिक एंटिटीज को कैलकुलेट करना भी सीख जाओगे, जो कि आपका क्या है, मेन टारगेट है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का। सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मूले हम लोग किस चीज़ के, डिस्टिंग्विशेबल के। तो पहला फॉर्मूले में लिखा हुआ है मैंने, इन हाउ मेनी वेज n identical distinguishable objects are placed in m container। आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रेफर कर सकते हो कि आपके पास क्या है, आपके पास पार्टिकल्स हैं, यानी कि इन हाउ मैनी वेज आप लोग n पार्टिकल्स को आर प्लेस्ड इन m कंटेनर। कंटेनर को आप लोग क्या बोल सकते हो, एनर्जी लेवल्स बोल सकते हो, एनर्जी स्टेट या फिर एनर्जी लेवल आप लोग इनको बोल सकते हो। तो इन हाउ मैनी वेज n आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन m एनर्जी लेवल्स। अब कंटेनर ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि इसके रेफरेंस से अगर आप लोग फॉर्मूले को देखोगे तो आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, आपका उसके पास फॉर्मूला है W = m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस का n फैक्टोरियल। m क्या है यहाँ पर आपके पास, नंबर ऑफ कंटेनर्स, यानी कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, आपके पास कितने एनर्जी लेवल्स आपको गिवन है। उसके बाद n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपके पास मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स आपके पास कितने आपको गिवन है। तो उसका आपके पास सीधा सा फॉर्मूला W = m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल खोलना शायद आपको आता होगा। मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ था 7 फैक्टोरियल आपको दिया होगा, तो आप लोग इसे कैसे लिखते हो, 7 × में 6 × में 5 × में 4 × में 3 × में 1। उसी तरीके से अगर आपके पास n फैक्टोरियल है तो उसको कैसे लिखोगे, n × में n माइनस का 1, फिर n माइनस का 2, फिर n माइनस का 3n माइनस, यहाँ तक आप क्या आपके पास क्या ना आ जाए, आपके पास इंटू में 1 ना आ जाए, वहाँ तक आप लोग इन सब को लिखते रहते हो। अब समझने वाली बात यह है कि आपके पास अगर 0 फैक्टोरियल आ गया, यानी कि अगर आपके पास 0 फैक्टोरियल आ गया तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है, 1 होता है। इस कंसेप्ट को आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। इसका सिंपल सा आपको इसको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, 1 आपके पास निकल कर आएगा। तो कहीं भी फॉर्मूले के अंदर अगर 0 फैक्टोरियल आ गया तो उसको आप 1 के बराबर लोगे, ना कि उसको आप 0 के बराबर लोगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। पूरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर फैक्टोरियल आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर 0 फैक्टोरियल को आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला है वो है, in how many ways n identical distinguishable objects are placed in such a way that ith container holds ni particle। इसका मतलब ith कंटेनर मतलब ith एनर्जी लेवल के अंदर, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, आपके पास ये एनर्जी लेवल है और ये आपके पास कैसा एनर्जी लेवल है, ith एनर्जी लेवल आप इसको बोल रहे हो। तो इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर कितने पार्टिकल आपके पास हैं, ith कंटेनर होल्ड्स ni पार्टिकल्स। यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट से नोट कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे लिखना, अगर यहाँ पर कंटेनर लगाओगे तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एनर्जी लेवल लगा रहे हो तो यहाँ पर आप लोग पार्टिकल लिख सकते हो। तो ith एनर्जी लेवल होल्ड्स ni पार्टिकल, इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे। तो इस एनर्जी लेवल के अंदर आखिर कितने पार्टिकल आपके पास प्रेजेंट है, इसकी कैलकुलेशन के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो आपके पास है n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जितने भी एनर्जी लेवल्स आपके पास हैं। कैसे इन फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोग समझ जाओगे कैसे इनको यूज करना है। बहुत सिंपल यूज है इनका। क्वेश्चंस आपके पास 4 नंबर के अंदर आएंगे और विद इन 30 सेकंड्स और 40 सेकंड्स आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, इतने सारे आपके पास एनर्जी लेवल है, 4 आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल है। ये आपका एनर्जी लेवल कैसा, आपके पास E1 है, ये आपके पास E2 है, ये आपके पास E3 है और ये आपके पास क्या है, E4 है। 4 आपको एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं और आपको दिया गया है कि आपके पास कुल मिलाकर कितने पार्टिकल हैं, 12 पार्टिकल हैं। अगर आपके पास 12 पार्टिकल्स हैं तो 12 पार्टिकल्स को आप कितने तरीके से एनर्जी लेवल के अंदर अरेंज कर सकते हो, उनके फॉर्मूले को आप लोग पढ़ रहे हो। लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड हो कि E3 एनर्जी लेवल के अंदर आप लोग मॉलिक्यूल्स को, आप लोग पार्टिकल्स को कैसे अरेंज कर सकते हो, यानी कि ith कंटेनर होल्ड्स ni पार्टिकल, यानी कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर कितने आपके पास पार्टिकल हैं। उसके लिए फॉर्मूला ये रहा, n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पर जो आपके पास ये n है, ये क्या है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n1 क्या है कि आपके पहले एनर्जी लेवल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, n1 से। E2 में कितने, इसको कैसे करोगे आप लोग, n2 के। आपके पास E3 में कितने, इसको रिप्रेजेंट करोगे आप लोग किससे, n3 से। और E4 में कितने, उसको कैसे करोगे आप लोग, n4 से, स्मॉल n4 से, स्मॉल n3, स्मॉल n2 एंड स्मॉल n1। लेकिन आपके पास जितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके लिए आप लोग बड़े n का यूज़ करते हो। तो ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर सकते हो। तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आपको पता है कि समेशन का, अगर आपके पास कहीं लिखा
लिखा जाए समेशन ऑफ जी आई, इसका मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू भी कहाँ है 1 से लेके आपके पास n तक है, तो आप कैसे लिखते हो इसको G1 इन प्लस का G2 प्लस का G3 प्लस का G3 प्लस का G4 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक Gn तक। ये होता है आपके पास समेशन का फॉर्मूला। समेशन मतलब क्या है, आपको हर एक आई की वैल्यू को पुट करना है और जब आप नेक्स्ट आई की वैल्यू को पुट करोगे तो बीच में आपके पास एडिशन का साइन आएगा। कैसा साइन आएगा आपके पास, एडिशन का साइन आएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन अगर आपके पास हो, अगर आपके पास G1 इंटू में G2 इंटू में G3 इंटू में G4 हो, उसके लिए जो आप लोग साइन यूज़ करते हो मैथमेटिक्स के अंदर, वो आपके पास साइन होता है। इस तरीके का आपके पास क्या होता है, साइन होता है, और इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करते हो जब भी आप लोग क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। अगर आपके पास लिखा हुआ है, अगर आपके पास कहीं भी इस तरीके का लिखा हो समेशन ऑफ जी आई, इसका मतलब है आपको G1 इंटू में G2 करना है, इंटू में G3 करना है, इंटू में G4 करना है। तो अगर आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आपके डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, n1 फैक्टोरियल इंटू में n2 फैक्टोरियल इंटू में n3 फैक्टोरियल। तो आप लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये सिंबल लगाना है आपको, साइड में क्या लिखना है ni का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, n1 का फैक्टोरियल इंटू में n2 का फैक्टोरियल इंटू में n3 का फैक्टोरियल इंटू में n4 का फैक्टोरियल अप टू जहाँ तक भी आपको नंबर्स गिवन है, उस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को याद भी करना है। उसके बाद पढ़ते हैं अगले फॉर्मूले को। अगला फॉर्मूला आपके पास क्या है, इन हाउ मैनी वेज an identical distinguishable object are placed in m different container without restriction। यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ, अलग से वर्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शन आपके पास लिखा हुआ है। जो पहला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, इसके अंदर क्या है आपके पास विद रिस्ट्रिक्शन। ये कैसे, यहाँ पर आपके पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि एक एनर्जी लेवल के अंदर सिर्फ आप लोग एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स को डाल सकते हो। ये आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अगर बात करूँ एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अभी तक इस फॉर्मूले के ऊपर से क्वेश्चन नहीं आए। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑक्यूपेंसी नंबर से। हम इसे ऑक्यूपेंसी नंबर भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हो कि ith लेवल के अंदर कितने आपके पास पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी कि ith एनर्जी लेवल के अंदर कितने पार्टिकल्स ने अपनी जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसलिए आप लोग इसे क्या बोलते हो, ऑक्यूपेंसी नंबर भी बोलते हो। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, और आपको जो तीसरा फॉर्मूला है यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं है, आप लोग एक एनर्जी लेवल के अंदर कितने भी टाइप के मॉलिक्यूल्स को फिल कर सकते हो, किसी तरीके से आप लोग को अरेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपका W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल टू m रेज टू द पावर n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m क्या है, कितने आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि m क्या है, n क्या है, क्योंकि m रेज टू द पावर n आपका इक्वल नहीं होता n रेज टू द पावर m के। अगर फॉर्मूला आपने ये याद कर लिया तो आपका आंसर्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है, m रेज टू द पावर n। m क्या है आपके पास, कि आपके पास कितने एनर्जी लेवल्स हैं, n आपके पास क्या है कि आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। जो आपके पास तीसरा फॉर्मूला है कैसा आपके पास, विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, और वो वाला फॉर्मूला कैसा है आपके पास, विद रिस्ट्रिक्शन है। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है कि आपके पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है या फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप लोग विदाउट रिस्ट्रिक्शन को ही फॉलो करोगे और इस फॉर्मूले को यूज करके आप लोग क्या निकालोगे, W को कैलकुलेट करोगे आप, और उसी तरीके से आप लोग बाकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को आगे जाकर निकालने वाले हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप लोग इक्वेशन पढ़ते हो कि जो आपकी एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, K जो आपका होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में LN/W। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो कि आप लोग एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट करते हो। तो इसी W के फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं कि आपके पास W क्या है, W क्या है। तो अगर आपने W को निकाल दिया, आपको इसका नेचुरल लॉगरिथम लेना है और उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। आपके जो भी आपके पास स्टेट है उसकी एंट्रोपी आपके सामने निकल कर आ जाएगी। एंट्रोपी डायरेक्टली निकल कर आ जाएगी, आपको क्या पता हो, W आपको पता हो। लेकिन ये कैसे निकलेगी इसकी बात हम लोग बाद में करने वाले हैं। अभी के लिए बस आप W को कैसे कैलकुलेट करते हो ये इंपॉर्टेंट है। आपको W निकालना आ गया, यानी कि किस किस तरीके से आप लोग कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हो उस एनर्जी लेवल के अंदर अपने पार्टिकल्स के। तो आप लोगों ने क्या निकालना शुरू कर दिया, थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ निकालना शुरू कर दिया। अब कुछ फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल, इसके अंदर क्या आते हैं आपके पास, फर्मियोन भी आते हैं, आपके पास क्या आते हैं, बोसोन आते हैं। देखिए बेसिकली आपके पास तीन तरीके की काइनेटिक्स आप लोग पूरी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। एक काइनेटिक्स कैसी होती है, बोल्ट्जमैन काइनेटिक्स होती है, जिनको गैसियस मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल बोल्ट्जमैन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए आपके पास जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल जो आप लोग यहाँ पढ़े हैं, ये सारे के सारे बोल्ट्जमैन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद एक काइनेटिक्स होती है फर्मी ड्रग काइनेटिक्स। जो फर्मी ड्रग काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्मियोन्स बोलते हैं। और जो आपके पास आइंस्टीन बोसोन की जो आपके पास काइनेटिक्स है, जो पार्टिकल्स उसको फॉलो करते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, बोसोन बोलते हैं। तो बोसोन फॉलो करते हैं आइंस्टीन की बोसोन काइनेटिक्स को, फर्मियोन्स फॉलो करते हैं अपनी फर्मी ड्रग काइनेटिक्स को, और जो आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल्स
पार्टिकल्स होते हैं ये फॉलो करते हैं बोल्ट्जमैन काइनेटिक्स को। तो या तो आपका क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली मेंशन होगा कि आपके पास फर्मियोन है, आपके पास बोसोन है, या फिर आपको वो दे देगा कि आपका जो पार्टिकल है वो फर्मी काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, या फिर वो दे देगा कि आइंस्टीन बोसोन को फॉलो कर रहा है, या फिर आपका पार्टिकल जो है वो बोल्ट्जमैन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो उस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं कि जो आपके पार्टिकल्स गिवन है वो डिस्टिंग्विशेबल हैं या फिर आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। उसी तरीके से जो आपके पास फर्मियोन्स होते हैं, फर्मियोन, चलो इन चीज़ों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही पढ़ेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर अभी पढ़ने का फायदा नहीं होगी, फर्मियोन का हम लोग उन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो फर्मियोन जो आपके पास होते हैं वो कैसे होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और जो आपके बोसोन होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास फर्मियोन्स पार्टिकल होते हैं और कैसे होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी कि एक एनर्जी लेवल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के फर्मियोन्स ही आ सकते हैं। और जो आपके पास बोसोन्स होते हैं वो आपके पास कैसे होते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर किसी भी टाइप का बोसोन आप लोग डाल सकते हो। अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है फर्मियोन्स के लिए, एक फॉर्मूला पढ़ना है बोसोन के लिए, 3 फॉर्मूले आप लोगों ने ये पढ़े, तो टोटल हो जाएंगे 5 फॉर्मूले। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के। तो पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग फर्मियोन्स का। इन हाउ मेनी वेज एन आइडेंटिकल indistinguishable objects are placed in m different container with restriction। जैसे ही मैंने यहाँ पर with restriction लगाया और ये indistinguishable है, इसका मतलब मैं फर्मियोन्स की बात कर रहा हूँ। वन ऑब्जेक्ट इन वन कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट आप लोग डाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू में m माइनस का n फैक्टोरियल। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसको आप लोग एज इट इज़ याद करने वाले हो। फिर आपके पास एक फॉर्मूला होता है विदाउट रिस्ट्रिक्शंस का, जो कि आप लोग बोसोन के पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हो। वो फॉर्मूला क्या है, इन हाउ मेनी वेज एन आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन m डिफरेंट कंटेनर विदाउट रिस्ट्रिक्शन। जैसे ही विदाउट रिस्ट्रिक्शन आया और इनडिस्टिंग्विशेबल आया, आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप लोग यहाँ पर बोसोन की बात कर रहे हो, और बोसोन पार्टिकल का जो फॉर्मूला आप लोग यूज़ करने वाले हो वो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, W इक्वल टू n प्लस m माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल और इनटू में m माइनस का 1 फैक्टोरियल। इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद करना है। अगर आप लोग कभी भूल जाते हो कि यहाँ पर m प्लस m माइनस 1 है, क्योंकि अगर आप लोगों ने m प्लस का n माइनस का 1 किया तो भी आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने m माइनस का 1 फैक्टोरियल लिखा, आप लोग इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। फॉर्मूले को आप लोग कहीं पर भी नहीं बोलना है, कहाँ पर m आ रहा है कहाँ पर n आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि m आपका अलग चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है। m आपको बता रहा है कि आपके पास कितने एनर्जी लेवल्स हैं, n आपको बता रहा है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आप लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर जो फॉर्मूला पढ़ा रिस्ट्रिक्शन का, वो फॉर्मूला आपके पास था W इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू में m माइनस का n फैक्टोरियल। लेकिन जो फॉर्मूला आप लोगों ने डिस्टिंग्विशेबल के लिए पढ़ा, आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर आपके पास क्या है, विद रिस्ट्रिक्शन का जो आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ते हो, इसका आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, W इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस का n फैक्टोरियल। तो जैसे ही आप लोगों ने डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल की तरफ शिफ्ट किया, आपने डिवाइड किससे किया, इसको n फैक्टोरियल से आपने डिवाइड किया। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में आगे जाके जब हम लोग डिस्टिंग्विश पार्टिकल से इनडिस्टिंग्विशेबल के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सिर्फ n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 5 फॉर्मूले आपके पास हैं, इन 5 फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है। एक बात आप लोग यहाँ पर और सीख सकते हो कि जो आपके पास ये ऑक्यूपेंसी नंबर है, इसका जो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, W इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में सिंबल इंटू में ni का फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप लोग कब अप्लाई करोगे, जब आपके जितने भी आपके पास एनर्जी लेवल है वो सारे के सारे क्या हैं, उनके अंदर सिर्फ एक ही एनर्जी स्टेट है। क्योंकि आप लोग एनर्जी लेवल को इस तरीके से पढ़ते हो ना, वहाँ पर डीजनरेसी भी तो आ सकती है। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक लेवल है, सेकंड लेवल के अंदर आपके पास 2 हैं, फिर आपके पास यहाँ पर 3 हो सकते हैं, यहाँ पर फिर से 1 है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास E2 एनर्जी लेवल है, इसकी डीजनरेसी क्या है, आपके पास 2 है। E3 लेवल की डीजनरेसी क्या है, आपके पास 3 है। तो एनर्जी लेवल्स के अंदर डीजनरेसी हो भी सकती है, डीजनरेसी नहीं भी हो सकती। अगर एनर्जी की लेवल्स के अंदर डीजनरेसी नहीं है तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे, लेकिन जैसे ही उसके अंदर डीजनरेसी आ जाती है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर साइन के साथ GI के आप यहाँ पर इसका भी यूज़ करोगे। यानी कि आप लोग साथ में डीजनरेसी को भी आप लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हो। साथ में इसके क्या आता है उसको भी आप लोग देख लीजिए। फॉर्मूला आपको क्या बन जाएगा, फॉर्मूला आपके पास ये रहा, W इक्वल टू, ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, इफ डीजनरेसी इज इंक्लूड ऑक्यूपेंसी नंबर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, W इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में ये जो आपके पास पोर्शन था ये तो आपके पास पहले भी था, लेकिन जो डीजनरेसी है G1 की पावर n1
N1 लेवल की डीजनरेसी कितनी है, उसको क्या बोलोगे G1। N1 क्या है, एनर्जी लेवल्स है। अगर आपके पास इस टाइप के एनर्जी लेवल्स आपको प्रोवाइडेड है, मान लीजिए ये आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं, इस तरीके का आपको एनर्जी लेवल गिवन है, तो ये आपके पास क्या है, E1 है, ये आपके पास क्या है, E2 है, ये आपके पास क्या है, E3 है, ये आपके पास क्या है, E4 है, ये आपके पास क्या है, 5 है। यानी कि आपके पास 5 एनर्जी लेवल्स हैं। पहले एनर्जी लेवल की डीजनरेसी कितनी है, 1 है, यानी कि आपके पास यहाँ पर G1 क्या आपके पास 1 है। लेकिन आपके E2 जो आपके पास एनर्जी लेवल है, इसकी डीजनरेसी कितनी है, 3, यानी कि आपके पास जो G2 है वो कितना हो जाएगा, आपके पास 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको G1 की, G2 की और G3 की वैल्यूज़ को देखना है एनर्जी लेवल्स के देखने के बाद। और जो आपके पास N1 क्या आपके पास कि पहले एनर्जी लेवल के अंदर कितने आपके पास पार्टिकल्स, अगर यहाँ पे 2 हैं तो इसका पार्टिकल कितना हो जाएगा, आपके पास 2 हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास 5 पार्टिकल आप लोगों ने भरे हुए हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास 5 हो जाएगी। तो N1 कितने हैं कि पार्टिकल्स कितने हैं E1 के अंदर, G1 क्या है कि आपके जो E1 है उसकी डीजनरेसी कितनी है। इस चीज़ों को समझिए कब फॉर्मूला आपको कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है। ऑक्यूपेंसी निकाल रहे हो, डीजनरेसी नहीं गिवन है, सारे एनर्जी लेवल के अंदर सिर्फ एक ही स्टेट है, तो उस केस के लिए फॉर्मूला अलग है। जैसे ही डीजनरेसी आप वहाँ पर इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको ये सिंबल के साथ GI की पावर NI भी आपको फॉर्मूले के अंदर लगाना पड़ेगा। और ये कुल मिलाकर आपके पास 5-6 फॉर्मूले होते हैं और इनके ऊपर से क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज कराऊंगा, अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चंस को वो भी मैं आपको बताऊंगा, इन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आज ही क्लास के अंदर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है CSIR नेट JRF 2013 का। 2013 के अंदर क्वेश्चन क्या है आपके पास, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद देयर ऑक्यूपेशन नंबर 1, 2, 3 इन 3 स्टेट। इसका मतलब उसने आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, उसने आपको दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स। पार्टिकल कितने आपके पास 6 हैं, इसका मतलब n की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 6 आपको n की वैल्यू गिवन है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को खुद कर देखिएगा, खुद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आए तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू कीजिए और इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास n की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर आपको 6 गिवन है, विद देयर ऑक्यूपेंसी नंबर 1, 2, 3 इन 3 स्टेट। और आपके पास स्टेट कितनी गिवन है, स्टेट आपके पास 3 टाइप के आपके पास एनर्जी स्टेट गिवन है। और साथ ही साथ उसने ऑक्यूपेंसी नंबर दिया हुआ है कि आपकी हर स्टेट के अंदर कितनी पार्टिकल्स ने अपनी पोजिशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऑक्यूपेशन नंबर क्या है, 1 है, E1 की कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, E2 की कॉरस्पॉन्डिंग और 3 क्या है आपके E3 की कॉरस्पॉन्डिंग। यानी कि 1 स्टेट के अंदर आपके पास 1 पार्टिकल है, 2 के अंदर आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं और 3 के अंदर आपके पास कितने हैं, 3 पार्टिकल्स हैं। और इन टोटल आपके पास कितने पार्टिकल हैं, 6 आपके पास पार्टिकल हैं। आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, यानी कि कितने तरीके से आप लोग इनको डिफरेंटली अरेंज कर सकते हो। तो क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करना है, हेयर वी हैव 3 एनर्जी स्टेट, मैं आपको बता चुका हूँ 3 आपके पास एनर्जी स्टेट हैं। आपके पास 1 के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, एक पार्टिकल है, E2 के अंदर कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं, E3 के अंदर कितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल आपको यहाँ पर गिवन है। तो आपको W निकालना है। W का सीधा फॉर्मूला क्या है, जैसे ही आपको देखोगे कि यहाँ पर ऑक्यूपेंसी नंबर दे रखा है, तो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से W कैसे निकालते हो आप लोग, n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू में n3 फैक्टोरियल। डीजनरेसी यहाँ पर नहीं दे रखी तो आप लोगों ने डीजनरेसी को यहाँ पर नहीं लगाया। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करो, n क्या आपके पास यहाँ पर 6 है, n1 क्या आपके पास पहले में कितना है 1 है, n2 कितना आपके पास 2 पार्टिकल है, n3 कितना आपके पास यहाँ पर 3 पार्टिकल हैं। तो सारे आपके पास वैल्यूज आ गई है, फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर दोगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से मैंने फैक्टोरियल खोला हुआ है, आपके पास आंसर निकल जाएगा 60। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपके पास हो सकती हैं, तो वो आपके पास हो सकती हैं 60, यानी कि 60 तरीके से आप लोग यहाँ पर इनको अरेंजमेंट्स कर सकते हो अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर इन पार्टिकल्स को। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से कि आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन को पढ़ा है। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या क्या देखा था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, और क्वेश्चन में आपको दे रखा था ऑक्यूपेशन नंबर, यानी कि कितने लेवल्स के अंदर आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं, और स्टेट आपको कितने रखी थी 3 स्टेट। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, आंसर को निकालना है और 4 नंबर आपके 2 नंबर आपके। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आएंगे इस चैप्टर के अंदर से, बशर्ते आपको सारे के सारे फॉर्मूले पता हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं CSIR नेट 2012 का, 2013 के अंदर हम लोग कर चुके हैं, 2012 का क्वेश्चन देखते हैं अब। द करेक्ट एंट्रोपी फॉर 6 आइडेंटिकल पार्टिकल विद देयर ऑक्यूपेशन नंबर 0, 1, 2, 3 इन 4 स्टेट कितनी रखी उसने आपको 4, यानी कि m की वैल्यू क्या आपके पास 4 है। आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 6 आपके पास पार्टिकल हैं। n1 क्या है, पहले एनर्जी लेवल के पार्टिकल कितने हैं 0 है, n2 में कितने हैं आपके पास 1 है, n3 में कितने आपके पास 2 है, n4 में कितने आपके पास 3 है। ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। आपने क्या किया, आपने स्टेट्स को बनाया, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया E1, यहाँ पर आपके पास दूसरा लेवल है, यहाँ पर तीसरा लेवल है, यहाँ पर क्या है चौथा लेवल है। इन सभी के अंदर आपने पार्टिकल्स को डाल दिया, एक के अंदर एक पार्टिकल, इसमें दूसरा
दूसरा, इसमें तीसरा। आपको कैलकुलेट करना है एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता है, एस क्या होता है, KB/LN। अगर W निकल जाएगा तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, पूरे की पूरी एंट्रोपी को निकाल सकते हो। ये तो क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या बेसिक है, एक सिर्फ ऑपरेशन है। तो W निकल जाए तो एंट्रोपी निकल जाएगी। W निकालने का कैसे करोगे आप लोग, ऑक्यूपेशन नंबर दे रखा है तो ऑक्यूपेंसी वाला फॉर्मूले को यूज़ करोगे। 6 पार्टिकल्स हैं, 4 एनर्जी स्टेट हैं, आपको N1 पता है, N2 पता है, N3 पता है, N4 पता है। फॉर्मूले के अंदर पुट कीजिए, W निकल कितना आएगा, 60 आएगा। 60 को यहाँ पुट कर दीजिए, ये आपके पास एंट्रोपी निकल कर आ जाएगी। और क्वेश्चन की खूबसूरती देखिए, आंसर के अंदर आपसे कैलकुलेशन भी नहीं कराया। KB/LN 6 दे रखा है, KB/LN 12, KB/LN 60 और KB/LN 720। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर हायर मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे, बहुत सिंपल सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब एक बात यहाँ पर समझने की ये है, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको गिवन है, आपके पास यही टाइप की एनर्जी लेवल्स हैं, और अगर आपको यहाँ पर गिवन है कि आपका जो E1 है उसकी एनर्जी कितनी है, मान लीजिए इसकी एनर्जी कितनी है 3 किलो जूल, ऐसे ही लिख रहा हूँ, हाइपोथेटिकल लिख रहा हूँ कि इसकी एनर्जी 3 किलो जूल है, इसकी जो एनर्जी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 5 किलो जूल हो जाएगी, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी E3 कितना, E2 ये रहा, E3 कितना हो जाएगा आपके पास 10 किलो जूल, और ये आपके पास कितना हो जाएगा E4 आपके पास 50 किलो जूल। तो क्या इनकी वैल्यू से आपके एंट्रोपी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या जब मैं यहाँ पर E1 को 50 जूल बोल रहा हूँ, 500 जूल बोलूँगा, तो क्या इनकी वैल्यू से आपके W पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा, क्योंकि W के फॉर्मूले के अंदर कहीं E वाली टर्म है ही नहीं। उसको सिर्फ मतलब है कि आपके एनर्जी लेवल के अंदर पार्टिकल कितने हैं, उसकी एनर्जी से उसको कोई भी मतलब नहीं है। तो W जो होता है वो किसी भी एनर्जी लेवल की उसकी एनर्जी कितनी है उससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को सिर्फ ये बताते हैं कि आपके पास कितने टाइप के एनर्जी लेवल्स हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, CSIR नेट JRF दिसंबर 2013। ये क्वेश्चन आया था दिसंबर के अंदर, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वो आपके पास था जून के अंदर। तो जून में भी क्वेश्चन आ रहा है, दिसंबर में भी क्वेश्चन आ रहा है, अगले साल 2013 के अंदर भी क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग देख रहे हो सिर्फ आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ वे इन विच 4 मोलिक्यूल हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डिफरेंट एनर्जी स्टेट। आपको सीधा बोल रहा है कि N की वैल्यू तो भाई 4 है, M की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 एनर्जी लेवल हैं, 4 पार्टिकल हैं, किस तरीके से इनको क्या कर दे, अरेंज कर दे। ना तो आपको ये दिया गया है कि आपके पास जो आपके पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आपके पास है, रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है, तो आप लोग मान के चलोगे कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, नहीं है। अगर यहाँ पे डाल देगा विद रिस्ट्रिक्शन तो फॉर्मूला अलग यूज़ करोगे, डाल देगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन तो फॉर्मूला अलग यूज़ करोगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप लोग क्या लेकर चलोगे, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। और यहाँ पर ना तो फर्मियोन्स गिवन है, ना ही आपको कुछ और गिवन है, तो आप लोग क्या लेकर चलोगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स आप लोग यहाँ पर लेकर चलोगे। सो वी विल अज्यूम इट आइडेंटिकल, डिस्टिंग्विशेबल एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। फॉर्मूला क्या है, W=m⁴ 2⁴ क्या है 16। यहाँ पर अगर आप लोग क्या कर दोगे 4⁴ लगाओगे तब भी आपके पास 16 निकल कर आएगा। तो इसे बोलते हैं लक एग्जाम के अंदर कि गलत फॉर्मूला लगाओगे लेकिन फिर भी आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सेम निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर उसने 3 मॉलिक्यूल दे दिया और तो फिर आप किस तरीके से नहीं कर सकते, आपका आंसर यहाँ से अलग निकल कर आएगा, यहाँ से आपका अलग निकल कर आएगा। तो आप लोग एक सही फॉर्मूले को याद करो और सही फॉर्मूले को ही यूज़ करो। ये तो बाय लक इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि आप लोग इसको इंटरचेंज भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में फ़र्क पड़ सकता है, कुछ और आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो 16 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो विद इन 10 सेकंड्स आप लोग इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो। बस आपको समझना है कि आपका सिस्टम कैसा है, उसके अंदर अरेंजमेंट कैसे है, मॉलिक्यूल्स को कैसे लगाना है, वो सब चीज़ें बस आपको समझनी है। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और देखते हैं। द नंबर ऑफ वे इन विच एन आइडेंटिकल बोसोन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 एनर्जी लेवल। तो मैंने आपसे कहा था जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं उसके अंदर वो आपको अलग से मेंशन करके देगा कि फर्मियोन है, बोसोन है, या फिर आपके पास क्या है। कुछ भी अगर नहीं दिया हुआ तो आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल मान के कर दो, रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन मान के कर दो, लेकिन अगर कुछ दिया हुआ है तो उसके हिसाब से कर दो। कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये तो सीधा सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, द नंबर ऑफ वे इन विच एन आइडेंटिकल बोसोन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 एनर्जी लेवल। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, क्लियरली मेंशन क्या है, बोसोन। एन की वैल्यू n दी गई है, m की वैल्यू 2 दी गई है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपके पास n आइडेंटिकल बोसोन है और आपके पास एनर्जी लेवल कितने हैं, 2 हैं। तो m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू क्या है, n है। फॉर्मूला आपके पास ये रहा, वैल्यू को पुट कर दी, सिर्फ m की वैल्यू को पुट करना है। 2 यहाँ पर पुट करोगे, 2 यहाँ पर पुट कर दिए, 2 - 1 क्या हो गया, n का +1 फैक्टोरियल कि आपके पास ये निकल कर आ गया। लेकिन आप लोग n+1 के फैक्टोरियल को आगे भी खोल सकते हो। कैसे खोलोगे, n+1 का फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, n+1
इंटू में क्या होगा n, इंटू में क्या होगा n माइनस का 1, इंटू में क्या होगा n माइनस का 2। तो इस तरीके से आप लोग इसे खोलोगे, लेकिन डिवाइडेड में क्या है आपके पास, वैसे ही n फैक्टोरियल है, तो इस बाकी टर्म को ना खोल के आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, n का फैक्टोरियल लिख सकते हो। और जो आपके पास डिवाइडेड में n फैक्टोरियल है, इससे आप इसको काट दोगे तो आपका आंसर निकल कर आ गया n+1। सीधे सा आंसर निकल कर आ गया, यहाँ से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। तो ये क्वेश्चन है CSIR नेट फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका क्वेश्चन भी आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग खुद कर देखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन जैसा हम लोग अभी कर रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है CSIR नेट JRF 2013 का। 12 में किया, 12 जून में किया, 12 दिसंबर में किया, 13 के अंदर किया, 14 का भी क्वेश्चन ले लो आप लोग, 15 में भी आया होगा, 16 में भी आया होगा, 17 में भी आया होगा। हर साल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसको बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, सेम टाइप के कंसेप्ट लग रहे हैं, बस आपको फॉर्मूले को याद करना है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट दैट आर पॉसिबल व्हेन टू पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट सच दैट रिजल्टिंग वेव फंक्शन आर एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई। देखिए इन चीज़ों को आप लोग मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कि जो आपके फर्मियोन्स होते हैं, फर्मियोन्स के जो आपके पास वेव फंक्शन निकल कर आते हैं वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं, और जो आपके पास बोसोन होते हैं उनका जो वेव फंक्शन होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि जो आपके फर्मियोन्स है वो क्या है आपके पास, उसको यहाँ पर लिख देगा कि जो रिजल्टिंग वेव फंक्शन निकल कर आ रहा है वो कैसा निकल कर आ रहा है, एंटी सिमेट्रिक निकल कर आ रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर हिंट गिवन है, रिजल्टिंग वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है, इसका मतलब आपके पास क्या है, फर्मियोन्स है। तो फर्मियोन्स वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे और उसके हिसाब से आप लोग इसका आंसर को निकालिए। और कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ अपने आंसर को कमेंट कीजिए, क्योंकि क्या पता आपका कोई और ऑप्शन ठीक हो, आप लोग कोई गलत कंसेप्ट लगा रहे हो, तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आप लोग सही कंसेप्ट के थ्रू जा रहे हो और सही तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो। तो अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, या फिर उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये वाला CSIR नेट JRF दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। ये फिर से वही बात है, 12, 13, अब 11 का भी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। ए सिस्टम कंटेन्स ऑफ 4 आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, साफ मेंशन है, आइडेंटिकल है, डिस्टिंग्विशेबल है, और आपके पास 4 पार्टिकल है। n की वैल्यू तो आपको पहली लाइन के अंदर दे दी कि n की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। पार्टिकल ईच हैविंग 3 अवेलेबल स्टेट, हर एक आपके पास क्या है 1, 2, 3 आपके पास एनर्जी स्टेट है, हैज़ 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, द नंबर ऑफ वे अकॉर्डिंग टू विच दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर आप लोग फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, फिर कभी कभी आप लोग खुद के हिसाब से भी आप लोग को मॉलिक्यूल्स अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप लोग को ऐसा अरेंजमेंट ढूंढना है जिसकी टोटल एनर्जी कितनी बने, सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट की बने। जो आपके पास पहले यूनिट है उसके अंदर रखिए 1 यूनिट, जो आपकी सेकंड स्टेट है उसके अंदर रखिए 2 यूनिट, और जो आपकी थर्ड स्टेट है उसकी कितनी रखिए 3 यूनिट। अब आपको मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास टोटल कितनी निकल कर आए, 10 यूनिट्स निकल कर आए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास 3 स्टेट गिवन है, तीनों स्टेट आपने बना दी, टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, समझिए आप लोग इसके मतलब को। जैसे कि अगर आप लोग एक पार्टिकल को 3 के अंदर भरोगे तो इसका कितनी एनर्जी होगी, इसके इस टाइम पे 3 यूनिट इसकी एनर्जी हो चुकी है। एक और यहाँ पर आ गया तो कितनी हो जाएगी 6 यूनिट्स, एक और यहाँ पर आ गया तो कितनी हो जाएगी आपके पास 9 यूनिट, और एक आपने 1 पर आया तो कितनी होगा आपके पास 10 यूनिट। तो एक अरेंजमेंट आपके पास ये बन गया। अब आपको निकालना है कि कितने तरीके के अरेंजमेंट आप इस तरीके से बना सकते हो। तो फॉर्मूला इसका डायरेक्ट नहीं है, आप लोगों को इनको बनाकर देखना पड़ेगा। हेयर वी हैव टू मेक ऑक्यूपेंसी, यहाँ पर हमें खुद से ऑक्यूपेंसी बनानी पड़ेगी। तो ओनली 2 वेज पॉसिबल, जो आपके आप देख सकते हो। एक मैंने आपको बता दिया कि 3 आपके पास 3 में है, तो 9 यूनिट आ गई यहाँ से, 9 यूनिट्स आपके पास कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, और 1 यूनिट आपकी ये रही। तो टोटल आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास 10 यूनिट्स आपकी टोटल हो जाएगी। उसी तरीके से एक अरेंजमेंट ये रहा, 3 के अंदर 2 पार्टिकल और 2 के अंदर 2 पार्टिकल, तो यहाँ से कितना हो गया 6 यूनिट्स, और नीचे से कितना हो गया आपके पास 4 यूनिट्स। ये भी टोटल कितने हो गए आपके पास 10 यूनिट्स। तो आप लोगों ने ऐसे अरेंजमेंट्स निकाल लिए। 2 ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल है जहाँ से आप लोग जो आपकी टोटल एनर्जी है वो आपके 10 यूनिट्स के बराबर आ जाए। तो इसका W अलग निकाल लीजिए, इसका W अलग निकाल लीजिए। टोटल निकालने के लिए क्या कर दोगे, प्लस का इसको आप कर दोगे। ये सब चीज़ें आप लोग ईजिली कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू क्या है आपके पास 4, 4 पार्टिकल हैं। m की वैल्यू क्या आपके पास 3, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4, आपके पास e की वैल्यू क्या आपके पास, m की वैल्यू के पास क्या है 3 है। यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या आपके पास 0, n2 की वैल्यू क्या आपके पास 2, n3 की वैल्यू क्या आपके पास 3। इस n2 की वैल्यू आपके पास 2 है और n3 की वैल्यू भी क्या आपके पास 2 है। यहाँ पर आपके पास n1 कितना है 1, n2 कितना है 0, n3 कितना है आपके पास 3। फॉर्मूले के अंदर पुट कीजिए, 0 फैक्टोरियल का आपको क्या लेना है 1 आपको बराबर करके लेना है। तो इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देता हूँ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जहाँ पर आप लोगों को ऑक्यूपेंसी बना कर देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन नेट के अंदर सिंपल आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे लेवल्स दे देगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे देगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सिर्फ 2 या 3-4 पॉसिबल स्टेट उसकी बनेंगी, जो आप लोग आराम से कैलकुलेट भी कर लोगे, ज़्यादा
ज़्यादा कैलकुलेशन वहाँ पर नहीं देगा, तो ईजी देगा। लेकिन जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये थोड़े बहुत टफ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 4 एनर्जी लेवल दिए हैं, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को कर पाओगे। क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है 7 और 8। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ, कर आप इसे खुद देखिएगा। सपोज दैट सर्टेन टाइप ऑफ मोलिक्यूल द अलाउड एनर्जी लेवल E1 आर 0 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा, यानी कि उसने आपको एनर्जी लेवल्स दिए हैं, 4 उसने दे रखे हैं। इसकी एनर्जी 0 है, इसकी ओमेगा है, इसकी 2 ओमेगा है, इसकी कितनी है 3 ओमेगा है। वेयर ओमेगा इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कोई ना कोई एनर्जी है, मान लीजिए उसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1 किलो जूल, इसकी कितनी हो जाएगी 2 × 1 वो 2 किलो जूल, इसकी हो जाएगी 3 × 1 3 किलो जूल। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि W के फॉर्मूले के अंदर किस पार्ट की किस लेवल की कितनी एनर्जी है, उसकी वैल्यू क्या है, उससे मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उससे मेरे फॉर्मूले के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसने यहाँ पर उसको आपको ओमेगा के टर्म के अंदर दे दिया। द कम्प्लेक्सेशन ऑफ सिस्टम फॉर सच मोलिक्यूल हैविंग टोटल एनर्जी ऑफ 2 ओमेगा, टोटल एनर्जी 2 ओमेगा होनी चाहिए। पार्टिकल आपके पास क्या है 4 हैं। आपको अरेंजमेंट्स निकालने हैं, अरेंजमेंट निकालने के बाद आपको W की वैल्यू को निकालना है, और वो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने टाइप के आप लोग अरेंजमेंट कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ पर कर देखिएगा। 4 आपके पास पार्टिकल्स हैं, आपको टोटल कितनी चाहिए 2 ओमेगा चाहिए, यानी कि आपको या तो एक यहाँ पर रख दीजिए, बाकी 3 आप यहाँ रख दीजिए 0 के अंदर। टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास 2 ओमेगा। एक आप क्या कर लीजिए, एक या फिर आप 2 को यहाँ रखिए ओमेगा के अंदर और 2 को यहाँ रख दीजिए 0 के अंदर, 4 आपकी यहाँ से भी हो जाएंगी। तो इस तरीके की आपको अरेंजमेंट्स बनानी है, और उसके हिसाब से आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों को कुछ ऐसे अरेंजमेंट चाहिए कि टोटल एनर्जी पर कितनी निकल कर आए 2 ओमेगा आपके पास टोटल एनर्जी निकल कर आए। फिर एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल अमंग 4 एनर्जी लेवल विद एनर्जी ऑफ 0 1 2 3 इक्वल क्वांटा इफ टोटल एनर्जी डिवाइडेड अमंग द पार्टिकल इज ओनली 3 क्वांटा। ओमेगा की जगह इसने क्वांटा वर्ड को यूज़ किया है, बाकी सब कुछ सेम है। पार्टिकल्स यहाँ पर आपके पास 7 है, टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए 3 क्वांटा होनी चाहिए। लेवल्स 4 हैं, पहले का लेवल की एनर्जी है वो है 0 क्वांटा, फर्स्ट की है 1 क्वांटा, 2 की है 2 क्वांटा, और 3 की आपके पास निकल कर आएगी 3 क्वांटा। तो इस तरह की आपके पास 4 एनर्जी लेवल है, सबकी आपके पास क्या है एनर्जी लेवल है। ये आपके पास E1 के कोरस्पॉन्डिंग, ये है E2 के, ये है E3 के, और ये है आपके पास E4 के। मैंने थोड़ी देर पहले शायद इसको थोड़ा सा गलत बोल दिया, पर कोई बात नहीं, आपके पास कितना है E4 का है। तो आगे करते हैं, इस क्वेश्चन को कर देखिएगा। आंसर मैंने यहाँ पर टिक लगाया हुआ है, इसका C आंसर आएगा, और इसका कितना आएगा 84 आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कर देखिएगा। आंसर आपके पास मैच नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये चीज़ करवा पाऊँ। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर और देख सकते हैं। In how many ways can 10 distinguishable particle are distributed among 3 energy levels such that n0 is equal to 4, n1 equal to 5, n2 is equal to 1 if the degeneracy are g0 आपके पास 1 है, g1 आपके पास 2 है, g2 आपके पास क्या है 3 है। सीधी सी बात है, उसने आपको दिया हुआ है कि 10 आपके पास क्या है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं। n की वैल्यू 10 दी हुई है, N1 स्टेट के अंदर आपके पास 4 पार्टिकल हैं, N2 के अंदर 5 पार्टिकल हैं, N1 ये आपके पास क्या हो जाएगा N0 के अंदर 4 हैं, N1 के अंदर 5 हैं, और N2 के अंदर आपके पास कितने हैं 1 पार्टिकल है। 0 वाले की आपके पास डीजेनेरेसी कितनी है आपके पास 1 है, G1 कितना आपके पास 2 है, और G2 कितना आपके पास 3 है। तो यहाँ पर आपको ऑक्यूपेंसी नंबर के साथ साथ आपको क्या क्या गिवन है, आपको यहाँ पर डीजेनरेसी भी गिवन है। तो फॉर्मूले के अंदर आप लोगों को डीजेनरेसी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में सिंबल n1 का n का फैक्टोरियल ni का फैक्टोरियल बोल सकते हो आप लोग, n1 इंटू में n1 फैक्टोरियल इंटू में n2 फैक्टोरियल इंटू में n3 फैक्टोरियल इंटू में n4 फैक्टोरियल, और साथ में आपको लगाना है gi की पावर ni का फैक्टोरियल। ये भी आप लोग यहाँ पर लेकर चलोगे। इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन यहाँ पर शायद फैक्टोरियल नहीं आएगा, इस तरीके से आप लोगों को इस फॉर्मूले को करना है। कैसे आप लोग इसको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कीजिए, सारी चीज़ आपको गिवन है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है गेट फिजिक्स का, गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टम कंटेन्स 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स एंड हैव 3 एनर्जी लेवल्स एट 300 केल्विन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी लेवल इज 510 whereas at 1000 केल्विन इट इज़ 231। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। आप लोगों को चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। 2 स्टेट आपको यहाँ पर गिवन है, एक स्टेट ये रही, एक स्टेट ये रही। पहली स्टेट कह रही है कि आपके पास 3 एनर्जी लेवल हैं 300 केल्विन के ऊपर, और यहाँ पर भी आपके पास 3 एनर्जी लेवल है। लेकिन जब आप लोग 300 केल्विन के ऊपर देखते हो तो आपका मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, 300 केल्विन के ऊपर है, 5 है आपके पास यहाँ पर,
यहाँ पर आपके पास कितने पार्टिकल हैं, 5 पार्टिकल हैं, यहाँ पर 1 पार्टिकल और यहाँ पर क्या है, एक भी पार्टिकल नहीं है। लेकिन 1000 केल्विन के ऊपर यहाँ पर आपके पास 2 पार्टिकल हैं, यहाँ पर 3 पार्टिकल है और यहाँ पर क्या है आपके पास 1 पार्टिकल है। आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। आप एस कैलकुलेट कर सकते हो इस सिस्टम के लिए भी, एस कैलकुलेट कर सकते हो इस सिस्टम के लिए। इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, तो डेल्टा एस हो जाएगा कि आपके पास S2 माइनस का S1। S1 कैसे कैलकुलेट करोगे, KB ln W, इसका जो W निकलेगा उसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। W कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑक्यूपेंसी वाले नंबर के, ऑक्यूपेंसी वाले फॉर्मूले के साथ, डी जनरेशन यहाँ पर नहीं दे रखी। W इसका भी निकल जाएगा, KB इंटू में ln W, इसका W निकाल लो, यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए, S2 निकल जाएगा, W निकालो, वैल्यू को पुट कीजिए, S1 निकल जाएगा, फिर आपका डेल्टा S भी निकल जाएगा। तो गेट फिल द क्वेश्चन है ये लोग, फिल इन द ब्लैंक के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 3 आइडेंटिकल स्पिन माइनस का हाफ फर्मियोन्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 नॉन डीजनरेट डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल, द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। किस तरीके से आप लोग इनको कर सकते हो। क्वेश्चन में साफ गिवन है कि आपके पास पार्टिकल कितने हैं, 3 हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 है। फर्मियोन्स आपको यहाँ पर गिवन है तो ये इसने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, बाकी उसने स्पिन लिख दिया है माइनस का हाफ। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपके फर्मियोन्स होता है उसका जो टोटल स्पिन होती है, जो आई की वैल्यू होती है वो हाफ इंटीग्रल के अंदर आएगी। जैसे कि आपकी हाफ आ गई, या फिर 3/2 आ गई, 5/2 आ गई, 7/2 आ गई, माइनस का हाफ आ गई, माइनस का 3/2 आ गई, वो जो भी आएगी हाफ इंटीग्रल के अंदर आएगी। लेकिन जो बोसोन्स होते हैं उनका जो आई लेवल होता है उसको कैसा होता है, वो कंप्लीट इंटीग्रल, जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर 4 होगा, -1 होगा, -2 होगा। तो जो बोसोन्स हैं उनका जो स्पिन होगी टोटल वो कैसी होती है, आपके पास इंटीग्रल होती है। लेकिन जो फर्मियोन्स है उसकी कैसी होती है, हाफ इंटीग्रल होती है। तो CSIR नेट वाले इस तरीके से भी आपको फर्मियोन और बोसोन आपको दे सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में तो उसने फर्मियोन्स अलग से भी मेंशन किया हुआ है, ताकि अगर आपको ना भी पता हो तब भी आप लोग इन चीज़ों को कर सकते हो। तो फर्मियोन्स को कैसे पहचानोगे आप लोग, फर्मियोन्स के जो आपके पास रिजल्टिंग वेव फंक्शन होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं। फर्मियोन्स के जो आपके पास आई की वैल्यू होती है वो हाफ इंटीग्रल आपके पास होती है। बोसोन कैसा होता है, बोसोन को आप कैसे पहचानोगे, बोसोन की जो आपके पास आई वैल्यू होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है, वो हाफ इंटीग्रल नहीं होती, वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है। और साथ ही साथ जो उसका रिजल्टिंग वेव फंक्शन होता है उन पार्टिकल्स का, वो आपके पास सिमेट्रिक होता है। या फिर वो बोल सकता है कि आपके पास कोई ऐसा पार्टिकल है जो आइंस्टीन बोसोन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो वो आपके पास बोसोन हो गया। अगर उसने बोला कि आपका जो पार्टिकल है वो फर्मी ड्रग आपकी काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो आपके पास फर्मियोन्स हो गया। तो इस तरीके से वो आपको दे सकता है। CSIR नेट दिसंबर 2013 क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को कर देखिए, सारी चीज़ यहाँ पर उसने दी हुई है। फर्मियोन का बड़ा से आपको फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, ए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो एंसेंबल क्या होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ नहीं होगा। कंसिस्ट ऑफ 12 एटम्स विद ईच टेकिंग ईदर 0 स्टेट और energy E state. Both states are non-degenerate. If the total energy of this ensemble is 4E, इट्स एंट्रोपी विल बी, इसकी एंट्रोपी कितनी होगी। उसने आपको क्वेश्चन के अंदर कहा है कि आपके पास 2 एनर्जी की स्टेट हैं। पहले की एनर्जी कितनी है आपके पास, 0 है। दूसरी कितनी है आपके पास, E है। मान लीजिए स्टेट की एनर्जी कितनी है, E है। फिर उसने कहा है कि आपके पास 12 एटम्स हैं। कितने एटम है आपके पास, 12 एटम है। और दोनों की दोनों जो आपके पास स्टेट है कैसी है, वो नॉन डीजनरेट है, यानी कि इनकी स्टेट क्या है, नॉन डीजनरेट है ये। इफ़ टोटल एनर्जी ऑफ दिस एंसेंबल इज 4E, आपको मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि टोटल एनर्जी कितनी निकल आपके पास 4E निकल कर आए। सिर्फ एक ही यहाँ पर पॉसिबल कंडीशन है, वो क्या है आपके पास 4 मॉलिक्यूल को यहाँ पर रख दो, बाकी 8 मॉलिक्यूल कहाँ पर आ जाएंगे, आपके 0 वाले के अंदर आ जाएंगे। तो इस अरेंजमेंट के अंदर इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, 4E है। आपको इसकी एंट्रोपी बतानी है। स्टेट्स बन गई, आपको पता चल गया कि इनके अंदर कितने पार्टिकल हैं, 8 पार्टिकल हैं। इसमें कितने पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल हैं। ऑक्यूपेंसी नंबर आपको पता है कैसे निकालते हैं, ऑक्यूपेंसी का फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूले को पुट कीजिए, W की वैल्यू को निकाल दीजिए, और W के निकालने के बाद क्या करोगे आप लोग, KB ln W कर दोगे, तो आपका S भी निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 5 फॉर्मूले को पढ़ा कि कैसे आप लोग मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी आपको, अगर आपको एनर्जी लेवल्स गिवन है। 5 फॉर्मूले पढ़ने हैं, 3 आपको पढ़ने हैं आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल के, 2 आपको पढ़ने हैं आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल के। इनडिस्टिंग्विशेबल कौन से होते हैं, फर्मियोन होते हैं और बोसोन होते हैं।
फर्मियन की पहचान आप कैसे करोगे? उनका रिजल्टिंग वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक या फिर उनकी आई वैल्यू हाफ इंटीग्रल के बराबर। इस तरीके से आप लोग फर्मियन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि फर्मियंस पार्टिकल फर्मी ड्रग की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद बोसोन के जो आपके पास रिजल्टिंग वेव फंक्शन है वो निकल कर आते हैं सिमेट्रिक, उसकी आई वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रल मल्टीप्लाई होती है उसकी, और दूसरी बात कि वो जो है वो आइंस्टीन बोसोन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। अगर वो आपको दे दे कि आपके पार्टिकल्स बोल्ट्जमैन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो सीधा आपके पास हो गया है आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल का एग्जांपल, तो आपको वहां पर आइडेंटिकल वाले फॉर्मूले को यूज करना है। आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल के अंदर आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े रिस्ट्रिक्शन वाला भी, विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला भी। क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन नहीं हुआ तो आप लोगों को विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है, जो कि आपका है m रेज टू द पावर n। n आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m आपके पास है टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, तो उस टाइम पे आपको वो फॉर्मूला लगाना है। अगर ऑक्यूपेंसी नंबर दिया हो कि किस एनर्जी लेवल के अंदर कितने पार्टिकल हैं, तो उस केस के अंदर आप लोग W का अलग फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, आपको वो लगाना है। और आपको ये बात भी पता है कि अगर आप लोगों के पास एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कुछ भी दी हो, उससे आपका W को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि W सिर्फ आपका रिलेटिव, आपका जो W है वो डिपेंड करता है सिर्फ उसके नंबर ऑफ पार्टिकल उसके अंदर कितने हैं, उसकी एनर्जी कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन उसके बाद हमने किए जो आपके CSIR नेट के अंदर आए हुए हैं, आपके गेट के अंदर आए हुए हैं, और आपके टीफर एग्जाम के अंदर भी आए हुए हैं। टीफर एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने अरेंजमेंट पढ़ लिया, अब आप लोगों को पढ़ना है कि इस अरेंजमेंट का यूज़ करके आप लोग कैसे थर्मोडायनामिक एंटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन अरेंजमेंट्स को पढ़ने का आपके पास दो मॉडल्स आपको गिवन है स्टैटिक थर्मोडायनामिक्स के अंदर। पहला आपके पास है एनसेंबल, जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस नहीं होता, वो उसकी अलग हिपोथेसिस है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर आप लोग पढ़ते हो कैनोनिकल को, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, वो उस हाइपोथेसिस के ऊपर बेस है। लेकिन जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके ऊपर जो आपके पास मॉडल बेस है वो आपके पास है बोल्ट्जमैन का मॉडल, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट भी कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे एनसेंबल हिपोथेसिस का, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर भी, गेट के अंदर भी और टीफर के अंदर भी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग RJ अकेडमी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप लोग हमें फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, आप लोग हमें पेटीएम कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं और गूगल पे कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।